बड़ा से इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। और हमारे इस कार्यक्रम में जो सहभागी हैं, सहभागी साथीगण हैं, आप सबका आयुक्तालय के नवाचार प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बात की मुझे खुशी है कि बांसवाड़ा कॉलेज में यह एक शानदार कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसकी जिसके फीडबैक हमें मिल रहे हैं। आपके कुछ साथियों ने हमें फोन किया, हमें समाचार पत्रों से भी इसके बारे में जो समाचार मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित हो रहा है। और इसकी जो कार्यक्रम के अच्छे आयोजन का श्रेय वहाँ की आयोजक टीम और सहभागियों दोनों को है, क्योंकि आप दोनों की सक्रिय सहभागिता से और आयोजन की इस योजना को बनाकर आपने जो कार्य किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं हमारे साथियों को जो ज्ञानगंगा कार्यक्रम जो इसमें सहभागी हैं, आप सबसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है जो कि कोई वेबिनार की तरह आयोजित हो रहा है या एक दिवसीय कार्यक्रम है, या केवल 6 दिवस हम कोई भाषण प्रतियोगिता या भाषण जैसी व्याख्यान आदि हम करवा रहे हैं। मूलतः ज्ञान गंगा कार्यक्रम एक सोच है कि हम स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जो हम अध्यापन करते हैं, हम क्लास में कक्षा में जाकर जो संवाद करते हैं, उस संवाद कौशल को कैसे प्रबल या संबल किया जाए, कैसे उस संवाद कौशल को ऐसा बढ़ाया जाए कि विद्यार्थी को क्लास में बैठने में और टीचर को पढ़ाने में आनंद आए। दूसरा, जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, क्या हम स्वयं उसके बारे में अपडेटेड हैं कि उसके बारे में क्या शोध हुई और विद्वान उस पर क्या काम कर रहे हैं, ताकि हम यदि अपने ज्ञान को यदि हम समृद्ध करते हैं, संवर्धित करते हैं, तो शायद हम क्लासरूम में जाकर अच्छा बेहतर ढंग से हम विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य था वो क्वालिटी एनहेंसमेंट को लेकर था, क्लासरूम टीचिंग स्किल्स को एनहेंस करने का था। और तीसरा जो उद्देश्य था कि इस विषय में, आपके विषय में जो शोध कार्य हो रहे हैं, हम रोबोट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके विषय में कोई ऐसी शोध हुई है जिसका धरातलीय स्तर पर कोई सरोकार नहीं है, या उस शोध का आपके अध्ययन अध्यापन की इससे जो हमारे कार्य है, हमारे जो दायित्व हैं, उनसे यदि कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, तो वो शोध हम यहाँ चर्चा में, अपने विमर्श में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन ऐसा शोध कार्य जो हमारे विषय में हो रहा है और हमारे अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ है, हमारे ज्ञान संवर्धन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे शोध कार्य को भी हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी महाविद्यालयों को आग्रह किया था कि उन पर भी यह चर्चा की जाए। इससे बांसवाड़ा कॉलेज के बारे में कहूं या और महाविद्यालयों के बारे में कहूं, राजस्थान के 34 महाविद्यालयों को यह दायित्व दिया गया था, जिसमें पूरे राज्य में 75 प्रोग्राम्स कुल मिलाकर होंगे। उन 75 प्रोग्राम्स में से मुझे कहते हुए खुशी है कि 6 फरवरी तक, यानी कल, जो आने वाला कल है, उस तक 44 प्रोग्राम पूरे हो चुके होंगे। अभी तक 44 प्रोग्राम, मतलब इनमें से काफी हो गए और 30 प्रोग्राम हो चुके हैं और 14 रन कर रहे हैं इस समय। तो 44 प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे, ये आपके सहयोग से हुआ। लेकिन इसने एक अच्छा काम ये किया कि संस्थाएं जिनको अपने ऊपर ये भरोसा नहीं था कि क्या वो इस तरह के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, या हम अपने जो डोमेन में, हमारे में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स पर्सन बैठे हैं, हिंदी विषय में भी बहुत सारे ऐसे ख्यातनाम हैं जो कॉलेज शिक्षा से जुड़े रहे हैं, कॉलेज शिक्षा की सेवा में रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज एजुकेशन डोमेन में जो रिसोर्स पर्सन थे, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया गया, ससम्मान आमंत्रित किया गया, ताकि उनकी एक पहचान विभाग के स्तर पर भी हो और उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। हमारे उन साथियों को, हमारे अग्रजों को, हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों तरह के साथी हो सकते हैं। तो ये फैकल्टी रिकॉग्निशन का जो पार्ट था, वो भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। रिसर्च प्रमोशन इसका उद्देश्य रहा। क्लासरूम टीचिंग स्किल्स को एनहेंस करने का इसमें उद्देश्य था। और कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टूडेंट, ये इंस्टीट्यूशन की और टीचर्स की, इन सब को लेकर ये 4 मुख्य उद्देश्यों के साथ हम इस प्रोग्राम को लेकर आए थे। हमारे जो माननीय आयुक्त महोदय हैं, उनकी ये सोच थी कि हम अपने डोमेन में, अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर भी टीचिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, टीचिंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज एनहेंस करने के लिए प्रोग्राम चलाएं। और मुझे खुशी है कि सभी महाविद्यालय बड़ी शिद्दत के साथ इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। जितना हमने सोचा था कि महाविद्यालय संभवतः इस लेवल पर कर पाएंगे, उससे कहीं ऊपर महाविद्यालयों ने परफॉर्म किया है, महाविद्यालयों ने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप सबका एक बार पुनः अभिवादन और आभार कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी सुगमता के साथ और एक जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और मैं माधव आड़ा साहब का एक बार पुनः अभिवादन कि आपको आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे देखने का अवसर मिल रहा है और आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। सभी को हमारा पुनः नमस्कार। जय हिंद।
बहुत बहुत आभार भारद्वाज सर आपका, कि आप इस राज्य स्तरीय एक साथ कई सारे प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम हो रहा है, इस बीच में भी आपने समय निकाला। और आपका व्यक्तिशः अकादमिक कार्य भी आज कहीं व्यस्त है, शेड्यूल्ड है, उसके बीच में भी आपने बांसवाड़ा के इस कार्यक्रम में आना, अ, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आपका पुनः अ, हार्दिक आभार। अ, यह तकनीकी सत्र अ, आज के मुख्य हमारे सारस्वत वक्ता हैं प्रोफेसर माधव हाड़ा सर। प्रोफेसर माधव हाड़ा सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप पूर्व में हिंदी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में विभागाध्यक्ष रहे हैं। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आने से पूर्व आप कॉलेज शिक्षा राजस्थान में अपनी सेवाएं देते आए हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है व्यक्तिशः कि सर का सानिध्य मुझे पीएचडी कार्य के दौरान और बाद के शोध कार्य के दौरान सतत प्राप्त होता रहा है। प्रोफेसर माधव हड़ा सर को प्रकाशन विभाग भारत सरकार का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है 2012 में। और 1990 में राजस्थान साहित्य अकादमी का देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार भी इनसे भी सर नवाजे जा चुके हैं। हाड़ा साहब के कृतित्व के एक दृष्टि में इनकी जो प्रकाशन की यात्रा है, उनमें उनकी मौलिक पुस्तकों में अभी हाल ही में प्रकाशित हुई 2020 में मीरा वर्सेस मीरा, 2016 में प्रकाशित मुनि जिनविजय, 2015 में पंचरंग चोला पहर सखीरी, 2012 में सीढ़िया चढ़ता मीडिया, 2006 में मीडिया साहित्य और संस्कृति, 1992 में कविता का पूरा दृश्य और 1987 में तनी हुई रस्सियां, ये इनकी मौलिक पुस्तकें हैं। आपके द्वारा पुस्तकों का संपादन भी किया गया, जिनमें 2017 में मीरा रचना संचयन, 2017 में ही कथेतर, 2016 में स्वयं प्रकाश की लोकप्रिय कहानियां और 1996 में लय, ये इनकी प्रमुख संपादित पुस्तकें हैं। आपने राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए नंद चतुर्वेदी, ऋतुराज, नंद किशोर आचार्य और मणिमधुकर आदि कवियों पर वे निबंध भी आपने रचे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, मीडिया, संस्कृति, समाज दर्शन और इतिहास विषयक शताधिक शोध आलेख आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप साहित्य अकादमी नई दिल्ली की साधारण परिषद और हिंदी परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे हैं 2012 से 17 के मध्य। और आपका उच्च शिक्षा से लगभग 3 दशक से अधिक का आपका संबंध रहा है। वर्तमान में आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में आप फेलो हैं, अध्येता हैं। और आपका जो कृतित्व है वो पूरे साहित्य जगत में वरेण्य है और इसकी काफी चर्चा होती रही है। मैं पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर माधव हाड़ा सर को कि वे आए और आज के अपने वक्तव्य प्रतिरोध प्रतीक मीरा पर अपना वक्तव्य प्रदान करें। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर माधव हाड़ा सर, स्वागत है। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा और महाविद्यालय शिक्षा विभाग का कि उन्होंने इस तरह आपसे रूबरू होने का मौका दिया। आप मित्रों की जानकारी के लिए मैंने अपने जीवन के 29 वर्ष उच्च शिक्षा विभाग में व्यतीत किए हैं, इसलिए मैं आपके बीच का ही एक व्यक्ति हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना के इस दौर में ये वर्चुअल कार्यक्रम इस तरह आपको अपडेट रहने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया है। मैं समन्वयक भाई श्री मनोज जी पंड्या का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस तरह मुझे आप सबके बीच अपनी बात कहने के लिए निमंत्रित किया।
विषय पर आने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। मीरा के संबंध में ज्ञात कम, प्रचारित बहुत अधिक है। इसलिए सबसे पहले मीरा के संबंध में उन भ्रांतियों का निवारण होना चाहिए तत्काल, जो उसके संबंध में प्रचलित हैं। हम इस व्याख्यान को दो तीन भागों में बांटेंगे। भाई मनोज जी पंड्या ने कहा है कि मैं मीरा और प्रतिरोध पर अपनी बात कहूं, लेकिन मैं मीरा से संबंधित दो तीन भागों में अपनी बात कहूंगा। मुझे लगता है कि मीरा को केवल प्रतिरोध में सीमित करना मीरा के व्यक्तित्व और कृतित्व को सीमित करना भी है। ये हमारी लगभग मुख्य स्थापना है। मीरा ऐसी कवियत्री, ऐसी संत भक्त है जिसको आप बचपन से ही अपने अध्ययन अध्यापन के शुरुआती दौर से ही समझना आरंभ कर देते हैं, जानना आरंभ कर देते हैं। कुछ जानकारियां, क्योंकि हम सभी राजस्थान से हैं और हम सभी के पाठ्यक्रमों में मीरा शामिल रही है, उच्च स्तरीय कक्षाओं में भी और स्नातक स्तरीय कक्षाओं में भी। इसलिए मीरा के बारे में कुछ आधारभूत जानकारियां आपको पहले से हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। मैं अपने को सबसे पहले उन बाधाओं की, बल्कि उन अंतर बाधाओं की चर्चा शुरू करते हैं जो मीरा को समझने और समझाने में अक्सर बाधा बनती है। मैं अंतर बाधाएं इसलिए कह रहा हूं, बाधाएं बाह्य होती है अक्सर। अंतर बाधाएं आपके भीतर संस्कार की तरह रहती है, और अंतर बाधाओं से बाहर आना बहुत मुश्किल काम होता है। वे कभी कभी आजीवन आपके भीतर रहती है। अंतर बाधाओं से मुक्त होना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए मीरा को समझने और समझाने में बहुत सारी अंतर बाधाएं हैं। उनकी सबसे पहले चर्चा हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले बाधा है मीरा का कैननाइजेशन, इसको हिंदी में प्रतिष्ठाकरण कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बाधा है। कैननाइजेशन सबसे पहले किया राजपुताना में, राजस्थान का जो पुराना नाम है, राजस्थान का जो पुराना क्षेत्र है, राजपुताना में पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टॉड, लेफ्टिनेंट टॉड। मुझे लगता है कि आप मित्रों में से बहुत सारे लोग उनके संबंध में भी खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। वे मेवाड़ में रहे लंबे समय तक। मेवाड़ से उनको बहुत गहरा लगाव भी था, और उन्होंने राजस्थान का लगभग एक तरह से पहला आधुनिक इतिहास, मैं आधुनिक इतिहास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एंटिक्विटीज एंड एनल्स ऑफ राजस्थान लिखा। बाद में उन्होंने एक और किताब लिखी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एंटिक्विटीज एंड एनल्स के तो बहुत सारे हिंदी अनुवाद मौजूद हैं। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का एक हिंदी अनुवाद गोपाल नारायण बहुरा ने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के लिए किया। इतिहास से बहुत गहरा लगाव था, खासतौर पर मेवाड़ और मारवाड़ से उनको बहुत गहरा लगाव था। बाद में उनके विरुद्ध राजनीति हुई और उनको मेवाड़ और मारवाड़ का कुख्यात पक्षधर कहकर यहां से उनको लगभग एक तरह से विदा किया गया। जाते समय उन्होंने जो यात्रा की, उसका नाम उन्होंने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया रखा। और ये बहुत अद्भुत किताब है। अगर कोई यात्रा वृत्तांत, हिंदी में इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत अभी तक नहीं लिखा गया। मीरा के संबंध में जो कैननाइजेशन है, पवित्र आत्मा, संत भक्त, रहस्यवादी कवियत्री, ये कर्नल टॉड की देन सबसे पहले उन्होंने दिया। मीरा की एक मनुष्य यात्रा भी है, लेकिन टॉड के संस्कार यूरोपीय रोमांटिक साहित्य के थे। राजस्थान से उनको गहरा लगाव भी था। राजस्थान से के अतीत के प्रति उनके मन में बहुत गहरा सम्मान भी था। इसीलिए उन्होंने मीरा की ये छवि, जो उसकी असल छवि है, उससे अलग एक छवि निर्माण की, और वही एक कैननाइजेशन है जो साहित्य में अब तक चला आ रहा है।
उस कैननाइजेशन में रद्दो बदल की दुर्भाग्य से विडंबना यह है कि हमने अभी तक कोई कोशिश नहीं की। दूसरी अंतर्बाधा और ये है कि मीरा के संबंध में आरंभिक सारे शोध कार्य उत्तर प्रदेश में हुए। मध्य भारत में उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा और साहित्य गठन का भी केंद्र रहा। हिंदी हमारी राजस्थान की तो कमोबेश मातृभाषा नहीं थी, तो हिंदी वहां से यहाँ आई कमोबेश। लेकिन ये जो आरंभिक अध्ययन है, इन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलें पैदा की। आरंभिक अध्येता थे तो परशुराम चतुर्वेदी, पद्मावती शबनम, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मीरा के संबंध में अध्ययन किया। वे राजस्थान की अपनी संस्कृति और भाषा के बारे में बहुत जानकारियां उनको नहीं थी। भाषा के संस्कार भी उनके अलग थे। इसलिए जो धारणाएं बनी मीरा की भाषा के बारे में, मीरा के कृतित्व के बारे में, मीरा की रचनाओं के बारे में, वे सब आरंभ में उत्तर प्रदेश में बनी, मध्य भारत में बनी, और बाद में उन्हीं धारणाओं को लेकर हमने अपने विद्यार्थियों को अध्ययन और अध्यापन भी करवाया। इसलिए मीरा के बारे में एक अंतर्बाधा ये भी है। एक और अंतर्बाधा, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्बाधा है, वो है मीरा की कविता। आप यदि मीरा के व्यक्तित्व और उसके जीवन और समाज के संबंध में यदि उसकी कविता के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और विडंबना यह है कि मीरा के संबंध में अब तक जो भी निष्कर्ष निकाले गए, वे उसकी कविता को आधार बनाकर निकाले गए। मीरा की कविता दरअसल केवल मीरा की कविता नहीं है, वो हमारे लोक की कविता भी है। सदियों से लोग उसमें जोड़ बाकी कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, हमने अपने संवेग, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपने सपने मीरा की कविता में जोड़ दिए। मीरा का अपना लिखित पाठ नहीं है, हस्तलिखित पाठ नहीं है। जो हस्तलिखित पाठ है वो 18वीं शताब्दी के बाद मिलता है। मीरा शुद्ध परंपरा से चली आती हुई मीरा की कविता है। इसलिए मीरा की कविता केवल मीरा की कविता नहीं है। इसलिए यदि मीरा के संबंध में आप कोई धारणा बना रहे हैं, तो खूब अच्छी तरह से सोच विचार करके बनाएं। और अधिकांश विद्वानों ने, खासतौर पर हमारे जो विचारधाराओं वाले लोग हैं या जेंडर डिस्कोर्स वाले लोग हैं, स्त्री विमर्श वाले लोग, उन्होंने मीरा की कविता को आधार बनाकर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। जैसे आप यदि ये मान के चलते हैं कि मीरा पितृसत्ता के विरोध में खड़ी हुई कवियत्री है या संत भक्त, तो एक बात ध्यान में रखिए कि मीरा की कविता में मीरा आपको गलत सिद्ध करेगी अगले ही पद में। मीरा की कविता इस तरह की है कि आप कोई निष्कर्ष निकालिए, आप निकालिए कि वो भक्त है, अगले ही पद में वो आपको गलत सिद्ध कर देगी। एक और जो मीरा की कविता को समझने और समझाने में जो बड़ी अंतर्बाधा है, वो है आग्रह दुराग्रहों के आधार पर बनी हुई मीरा की छवि। अक्सर मीरा ऐसी कवियत्री है जिसको आप सांचों खांचों में बांट कर समझना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। परशुराम चतुर्वेदी हिंदी के मनीषी विद्वान थे, लेकिन उनको भी ये मुश्किल पेश आई कि मीरा सगुण भक्त है अथवा निर्गुण भक्त है। हिंदी में ये बहुत कृत्रिम प्रकार का विभाजन बहुत पहले से चला आ रहा है कि हम अपने संत भक्तों को सगुण और निर्गुण में विभाजित करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि हम ये इस तरह का विभाजन हमारे लोक में नहीं है, इस तरह का विभाजन हमारे संत भक्तों की कविता में भी नहीं है। विभाजन, आग्रह दुराग्रह वाला विभाजन संत और भक्त का भी है। विडंबना ये है कि हिंदी साहित्य में ये विभाजन भी तब से चला आ रहा है। हम संत उनको कहते हैं कि जो निर्गुण, जिनका विवेच्य या जिनका आधार निर्गुण है। हम
सगुण उनको कहते हैं जो सगुण किसी ईश्वर के स्वरूप की आराधना में लीन है। विडंबना यह है कि इस तरह का विभाजन भी मीरा को समझने में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी अंतर्बाधा है। आप यदि मीरा 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 को सगुण सिद्ध करना चाहें तो वो अगले ही पद में आपको अपने को निर्गुण सिद्ध कर देगी। इस तरह मीरा के संबंध में मुझे लगता है कि मीरा को समझने समझाने में बहुत सारी अंतर्बाधाएं हैं। आप जब विद्यार्थियों के सामने जाएं तो सबसे पहले अपनी इन अंतर्बाधाओं से ये जो संस्कार हैं, ये जो जमी बद्धमूल धारणाएं हैं, सबसे पहले आप इनसे बाहर आ जाए तो मीरा को वस्तुपरक ढंग से समझने के लिए आप प्रवृत्त हो सकते हैं। अब क्योंकि अक्सर आपका काम विद्यार्थियों से पड़ता है, मीरा के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित। मैं सबसे पहले दूसरे चरण में उन भ्रांतियों की चर्चा आरंभ करूंगा। एक भ्रांति ये कि मीरा के साथ अन्याय और उत्पीड़न हुआ। मुझे लगता है कि मीरा की जो प्रचलित छवि है साहित्य में भी और हमारे विमर्श में भी, खासतौर पर स्त्री विमर्शकारों के यहाँ, वो ये है कि मीरा के साथ अन्याय हुआ और उसका उत्पीड़न हुआ। सबसे पहले तो आप इस भ्रांति का निवारण कर लीजिए। मैंने आरंभ में भी कहा कि मीरा की यात्रा एक मनुष्य की यात्रा है। मीरा में वो सब है जो एक जागतिक जीवित और मरण धर्मा मनुष्य के सरोकारों में शामिल होता है। ये ध्यान रखिए आप। मीरा को अतिमानवीय अस्तित्व में भी रिड्यूस नहीं कर सकते, आप सीमित नहीं कर सकते। मीरा को केवल संत भक्त में भी रिड्यूस नहीं कर सकते आप। मीरा को केवल स्त्री में भी रिड्यूस नहीं कर सकते। ये प्रतिरोध इधर बड़ा लोकप्रिय शब्द है। मुझे लगता है खासतौर पर भारतीय मध्य वर्ग में सबसे लोकप्रिय शब्द है। विद्रोह का रूपक भारतीय मध्य वर्ग का सबसे काम्य रूपक इच्छा है। उसको विद्रोही स्त्री, परंपरा विमुख स्त्री अच्छी लगती है, वो बाहर, घर से बाहर हो। और आप आश्चर्य करेंगे, मीरा की इस तरह की छवि निर्माण करने का काम बहुत लोगों ने की। मीरा की ये छवि, देखिए, प्रतिरोध किसी भी स्वस्थ समाज की स्थायी अवस्था नहीं है। वो आप यदि ये मान के चलते हो कि प्रतिरोध किसी समाज की स्थायी अवस्था है, प्रतिरोध किसी समाज की तात्कालिक अवस्था है, प्रतिरोध से बाहर आते हैं। ये जो आत्मसातीकरण और ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये किसी समाज में प्रतिरोध और आत्मसातीकरण की प्रक्रियाएं हैं, वो इतनी अनायास ढंग से, इतने निरंतर ढंग से चलती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब कौन सा प्रतिरोध आत्मसातीकरण में शामिल हो गया। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मीरा के साथ अन्याय और उत्पीड़न की बात जिस तरह से प्रचारित है वो गलत है। पहली धारणा तो ये है। मीरा की कविता में एक शब्द अक्सर इस्तेमाल हुआ है उसके पदों में, वो है राणा। आप सभी राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान से बाहर के मित्र भी होंगे बहुत सारे, जो है हमारी संस्कृति को, हमारे समाज की सांस्कृतिक संरचना को, खासतौर पर राजस्थान के समाज की, सामंत समाज की सांस्कृतिक संरचना को, उसकी संस्कृति को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि ये पद तब दिया जाता है जब कोई सत्तारूढ़ होता है। मीरा की कविता में ये शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ। अक्सर लोग मानते हैं कि ये मीरा अपने पति को संबोधित कर रही है। विडंबना ये है कि मीरा का दाम्पत्य जीवन बहुत सीमित अवधि का है। 1516-17 के आसपास उसका विवाह हुआ और धारणा ये है इतिहासकारों की, और सारे ऐतिहासिक तथ्य यही कहते हैं कि उनके पति का निधन 22-23 में, 18 से 23 के बीच में कभी हो गया।
तो बहुत सीमित प्रकार का दाम्पत्य जीवन है। पति से उनकी अनबन या पति से उनके तनाव के संबंध, द्वंद्व के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसलिए ये राणा संबोधन उसके पति के लिए नहीं है। हाँ, मीरा के साथ अन्याय हुआ, त्रीडन भी हुआ, लेकिन वो अल्पकालिक है। दो शासक जो सत्तारूढ़ हुए वो दोनों मीरा के देवर हैं। एक है विक्रमादित्य, पहले वे सत्तारूढ़ हुए, क्षमा कीजिए, पहले रत्न सिंह सत्तारूढ़ हुए जो उनके देवर थे, और जोधपुर मारवाड़ के भांजे थे। दूसरे देवर विक्रमादित्य थे और वे हाड़ा रानी करमेती के बेटे थे। हाड़ा रानी करमेती अपने बेटों को सत्तारूढ़ करना चाहती थी, और ये इतिहास साक्षी है कि बाद में उसने अपने बेटों को, उदय सिंह और विक्रमादित्य को, बारी बारी से सत्तारूढ़ भी किया। विक्रमादित्य के साथ मीरा के संबंध तनावपूर्ण है। उसके कारण पितृसत्ता या और कोई अन्याय उत्पीड़न नहीं, उसका कारण मीरा का मेड़ता से संबंधित होना है। मेड़ता, आप यदि आप ये नहीं समझते, इतिहास नहीं जानते, ये मध्यकाल की राजस्थान की जटिल ऐतिहासिक संरचना को नहीं जानते, तो आपको बहुत सारी मुश्किलें पेश आएगी। दरअसल वीरम देव और मालदेव के बीच में शत्रुता अपने चरम पर है, और वीरम देव मीरा के बड़े पिता हैं, जिनके यहाँ उसका लालन पालन हुआ है, जिन्होंने उसका विवाह मेवाड़ में किया है। इसलिए न तो मीरा के पिता कभी सत्तारूढ़ हुए और न मीरा के पति कभी सत्तारूढ़ हुए। इसलिए ये संबोधन मीरा की कविता में किसी पति के लिए कम से कम नहीं है। ये संबोधन विक्रमादित्य के लिए है। विक्रमादित्य बहुत अलोकप्रिय शासक थे। मेवाड़ के सामंतों ने भी उनको कोई समर्थन नहीं दिया। उनके समय बहादुर शाह का आक्रमण हुआ और उनकी हत्या हुई, और मुझे लगता है कि ये भ्रांति दूर की जानी चाहिए। तनावपूर्ण संबंध उनके विक्रमादित्य और रत्न सिंह के साथ है। रत्न सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध इसलिए है कि जोधपुर मालदेव और वीरम देव के बीच में शत्रुता है, और जितनी कविताएं, जितने पद उसने राणा को संबोधित करके कहे, वे सभी या तो विक्रमादित्य को संबोधित हैं या रत्न सिंह को संबोधित। दूसरी भ्रांति मीरा के बारे में यह है कि वो पगली, प्रेम दीवानी और वैरागण स्त्री थी। मुझे लगता है कि ये हमारा जो लोकप्रिय मीडिया है खासतौर पर, और जो साहित्य है, लोकप्रिय किस्म का साहित्य है, उनमें इस तरह की धारणाएं बहुत है। वो मुझे लगता है भारतीय मध्य वर्ग को अच्छा लगता है कभी कभी। मीरा एक सचेत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर स्त्री है। आप ये बात, उसका जो ब्रॉटअप है, उसका जो लालन पालन है, वो इस तरह से हुआ है कि वो मेवाड़ के राजनीति में उसका समायोजन हो सके। आप समझिए, राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं मध्यकाल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय वो। राणा सांगा किसी पगली और प्रेम दीवानी स्त्री का विवाह अपने सबसे बड़े, ये तो संयोग है, दुर्योग है कि भोजराज सत्तारूढ़ नहीं हुए, भोजराज का निधन हो गया। नहीं तो भोजराज सत्तारूढ़ होते, सांगा के उत्तराधिकारी पाटवी तो वही थे, लेकिन वे अपने बेटे का विवाह पगली और प्रेम दीवानी से कभी नहीं करते। मीरा का ब्रॉटअप इस तरह का है कि वो, देखिए, ये बात, कूटनीतिक संबंधों के निर्वाह के लिए भी विवाह किए जाते थे। आप ये स्मरण रखें कि मीरा का लालन पालन जिसके अधीन हुआ, वीरम देव की पत्नी, वीरम देव की पत्नी राणा सांगा की बहन है, आप गोरजिया देवी। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि ये विवाह मेवाड़ और मेड़ता के कूटनीतिक संबंध भी बहुत मजबूत है। आप मेवाड़ का कोई युद्ध अभियान
मेड़ता के बिना नहीं हुआ। इसलिए ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि जो अगर यदि मीरा के साथ अन्याय और उत्पीड़न हुआ होता या मीरा पगली और प्रेम दीवानी होती तो उसे मेवाड़ के अंतःपुर में कभी जगह नहीं मिलती। मीरा ने अपनी शर्तों पर जीवन यापन किया। आप ये भी ध्यान रखिए, उसके आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पहले वो विक्रमादित्य से तनावपूर्ण संबंधों के कारण, कटुतापूर्ण संबंधों के कारण मेवाड़ से निकली, मेड़ता गई। मेड़ता पर मालदेव ने आक्रमण किया तो वहां से निकली पुष्कर गई। पुष्कर में भी उसका निर्वाह हुआ तो कहते हैं कि वो अंत में द्वारका में जाकर जीवन निर्वाह किया। द्वारका में भी वो असहाय और स्त्री नहीं है। मारवाड़ की एक ब्रांच, राठौड़ों की एक शाखा द्वारका में उस समय शासन कर रही है। ये बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। गुजरात की बहुत सारे जो राज्य है उनमें मेवाड़ के लोग भी हैं और राठौड़ों के लोग भी। मीरा के जो पारंपरिक अध्येता है, विडंबना ये कि हम अक्सर उनको राज्याश्रयी कहकर खारिज कर देते हैं, दकियानूस कहकर खारिज कर देते हैं। मीरा के सबसे बड़े अध्येता थे हरि नारायण पुरोहित। जयपुर राजघराने की जनाना ड्यूटी में इंचार्ज थे, प्रभारी थे। उन्होंने मीरा पर आजीवन अध्ययन किया। उन्होंने मीरा के पितृपक्ष के वंशजों से भी पत्राचार किया और उनका निष्कर्ष ये है कि मीरा ने कभी भगवा नहीं पहने। मीरा के जितने चित्र आप देखते हैं उसमें भगवाधारी है वो। आप आश्चर्य करेंगे कि उसके पारंपरिक जो चित्र हैं उनमें भगवा वेश नहीं है। मीरा संत भक्त है, ये मैंने कभी नहीं कहा कि वो संत भक्त नहीं है। मीरा संत भक्त है, लेकिन हमारे पारंपरिक अर्थ में जब हम कविता की चर्चा करेंगे तब थोड़ी सी बात उस पर भी करेंगे। मीरा पारंपरिक अर्थ में संत भक्त नहीं। आप उसको संत भक्तों के देखिए, मैंने मीरा पढ़ते पढ़ाते हुए भी मुश्किल है संत और भक्त दोनों शब्द इस्तेमाल किए हैं। ये हिंदी में हिंदी की मुश्किल ये है, हमारे साहित्य की टर्मिनोलॉजी की, शब्दावली की मुश्किल ये है, पदों की मुश्किल ये है कि उसमें ये विभाजन आ गया संत और भक्त वाला। और अब इसलिए हमने पूरी किताब में अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी संत भक्त शब्द इस्तेमाल किया। मुझे लगता है पारंपरिक अर्थ में वो संत भक्त नहीं है। आप किस वर्गीकरण में रखेंगे उसको? मीरा किसी वर्गीकरण में नहीं आती। बाद में वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने मीरा को अपने यहाँ दीक्षित करने की चेष्टाएं की। सबसे प्रामाणिक विमर्श मीरा के बारे में, सबसे प्रामाणिक जानकारियां वल्लभ संप्रदाय के 2 ग्रंथों में उपलब्ध है, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता में। लेकिन दोनों में ही मीरा की एक नेगेटिव, नकारात्मक तस्वीर उभारी गई। देखिए, आरंभिक धर्माख्यानों में वो संत भक्त नहीं है। सबसे प्रामाणिक, सबसे आरंभिक मीरा धर्माख्यानों में अपने निधन के 50 वर्षों में ही शामिल हो। व्यासवाणी 1555 में लिखी गई और उसमें संत भक्तों का सम्मान करने वाली स्त्री है। फिर भक्तमाल 1594 में लिखा गया, भक्तमाल की टीका इसके बाद लिखी गई। उसमें भी वो उस तरह से संत भक्त के रूप में चर्चित नहीं है, प्रचारित नहीं है, जिस तरह से बाद के हमारे धार्मिक साहित्य में उसकी चर्चा होती है। और वार्ता ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं, उनकी प्रामाणिकता के संबंध में कोई संदेह नहीं है। वल्लभाचार्य ने अपने 84 वल्लभाचार्य के 84 और विठलनाथ के 252 शिष्यों की वार्ताएं गोकुलनाथ ने हरिराय जी को सुनाई और उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। ये 1551 से 1633 का बीच का समय है। ये दोनों वार्ता ग्रंथ अस्तित्व में आए। इनमें भी उसकी चर्चा संत भक्त के रूप में नहीं है। वो एक, उसकी चर्चा भक्तों का सम्मान करने वाली एक सामर्थ्य स्त्री का। आप आश्चर्य करेंगे,
कृष्ण बहुत सारे संत द्वारका से यात्रा करते हुए मीरा के यहाँ जा रहे, मीरा उनको मोहरें उपहार भेंट स्वरूप दे रही है। आप सोचिए, मीरा के पास जागीरें हैं दो, पुर और मांडल, जो भीलवाड़ा के पास है। इसलिए पारंपरिक अर्थ में किसी वर्गीकरण में उसको शामिल नहीं किया जाता। ये मुश्किल रामचंद्र शुक्ल के सामने भी थी, ये मुश्किल बाद में परशुराम चतुर्वेदी के सामने भी थी। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उसको मुझे लगता है कि पारंपरिक अर्थ में उसको भक्त या संत कहने में मुश्किल होगी। अध्यात्म का सबसे चरम रूप उसके यहाँ है, लेकिन वो लिया और दिया गया नहीं है। उनकी एक कविता है, कभी आप मित्र लोग पढ़े, चलो अगम के देश, अद्भुत रचना है। लेकिन ये अध्यात्म अर्जित अध्यात्म है, लिया दिया किसी से लिया नहीं है। हमारे हमारे दूसरे दो स्त्री संत हैं, कबीर से ले रहे हैं, वो दूसरे लोगों से ले रहे हैं। मीरा किसी से लेती नहीं। बड़े घर ताली लागी रहे, बहुत शानदार रचना, बहुत शानदार। थोड़ी सी कविता मैं मीरा की मुझे लगता है कि उस पर करना चाहूंगा, मीरा की कविता पर। अंत मैंने आरंभ में ही ये बात कही आपसे कि मीरा की कविता को बहुत सजग भाव से, बहुत सचेत भाव से पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे लोक की कविता भी है। उसमें जोड़ बाकी बहुत हुआ है। ये तय करना बहुत मुश्किल काम है कि इसमें मीरा का कितना है और हमारे अपने लोक का कितना। मीरा की कविता का पाठ करेंगे तो एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा जब ये कहता हूं कि मीरा की कविता हमारे संत भक्तों से अलग प्रकार की कविता है, तो इसका आशय नहीं, ये नहीं कि वो संत भक्त नहीं है, वो संत भक्त तो है। मुझे लगता है अपने ढंग की सबसे बड़ी संत भक्त है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसकी कविता में वो सब नहीं है जो हमारे पारंपरिक संत भक्तों की कविता में होता है। एक देखिए, दो बार एक हमारे संत भक्तों के यहाँ, उनमें सगुण भक्तों को छोड़ दीजिए, कुछ सगुण भक्तों को छोड़ दीजिए, कभी कभी सूर भी ऐसा करते हैं। जगत और जीवन का निषेध हमारे संत भक्तों की कविता में बहुत है। हाँ, मतलब सारी एकाग्रता मानवेतर पर, जगत से जो इस जगत से भिन्न पर है, इस जगत से बाहर पर है सारी एकाग्रता उनके सारे सरोकार। लेकिन मीरा की कविता में ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने मीरा की कविता पढ़ी है, मीरा की हर तीसरी कविता, चौथी कविता वर्षा पर है। वर्षा सबसे प्रिय रूपक है, वर्षा मीरा का। बहुत खूबसूरत ढंग से मेह, ये शब्द उसकी कविता में इतनी बार आता है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है मीरा की कविता, जो लोग पढ़ते हैं, होली और फागुन। देखिए, पहाड़, झरने, जीवन और जगत में आप देखिए, दृश्य और मूर्त का आग्रह जैसा दृश्य और मूर्त हमारे संतों की कविता में नहीं आता। अगर पारंपरिक वर्गीकरण में कहूं तो दृश्य और मूर्त को वे लोग, दृश्य और मूर्त का आग्रह भी उनकी कविता में नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मीरा की कविता में दृश्य और मूर्त का आग्रह भी बहुत है। मैं तो द्वारका जाने के बाद भी वो वही कह रही है, अंबा पाक्या कलर केरी नींबूड़ा मारे देश। वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झरने, वर्षा, एक भावावेगों की अकुंठ अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, वो मीरा की कविता में खूब मिलेगी। चित मेरो डावाडोल, मीरा मुझे लगता है कि किसी को स्थगित नहीं करती, अपने मनुष्य होने को स्थगित नहीं करती। हमारे यहाँ, हमारे संत भक्तों के यहाँ मनुष्य होने का स्थगन है, मीरा के यहाँ आपको स्थगन नहीं मिलेगा कहीं भी। मीरा अपनी सारी भावनाओं, सारी
कामनाओं को। एक और बहुत बात जिसकी ओर बहुत लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है, हमारे जो संत भक्त हैं वे जागतिक व्यवस्था को नियति मानते हैं, उसका विरोध नहीं करते, उसके प्रतिरोध में खड़े नहीं होते कि भाई ये नियति है, भाग्य है, ऐसा ही होना था। मीरा खड़ी होती, मीरा प्रचलित व्यवस्था का, प्रचलित जो भी है, जो जागतिक व्यवस्था है, उसका विरोध करती। आप देखें कि उसकी कविता में ये जो राणा संबोधन है, राणा जी मासूम क्यों राखो बेर, बहुत अद्भुत कविता है। थे तो राणा जी माने ऐसा लागो जूं वृक्षन में केर, बहुत शानदार। ऐसी कविताएं बहुत है उसके। मुझे लगता है अपनी व्यवस्था को नियति नहीं मानती, भाग्य नहीं मानती। मीरा उसका मुखर विरोध करती। कर्म फल और अक्सर संत भक्त कर्म फल और जन्मांतर व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वे मान के चलते हैं कि ये जन्मांतर व्यवस्था है, हमने पूर्व जन्म में ऐसा किया इसलिए इस जन्म में भुगत रहे हैं। मीरा के यहाँ नहीं, ये जन्मांतर व्यवस्था मीरा। एक और बात जिसकी ओर मैं मतलब आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वो है, मुझे लगता है कि वैयक्तिक पहचान और सांसारिक द्वंद्व का आग्रह हमारे संत भक्तों की कविता में नहीं मिलता। अपनी वैयक्तिक पहचान को लेकर, अपने जागतिक राग द्वेषों को लेकर हमारा संत भक्त समाज उदासीन। कोई नहीं कहता कि मैं कौन हूं। कुछ संत भक्तों ने अपनी जातियों का उल्लेख प्रसंगानुसार किया है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा किससे झगड़ा है, मेरे किससे नाराजगी है। ये नाराजगी, ये अमर्ष, ये सांसारिक द्वंद्व, तनाव, अपनी पहचान का आग्रह मीरा की कविता में सबसे अधिक मिलेगा। मीरा बार बार कहती है कि मैं मेड़ता की हूं, मेरा विवाह मेवाड़ में हुआ, मेरी ननद से नाराजगी है, मेरी राणा से नाराजगी है। हमारे संत भक्तों के यहाँ वैयक्तिक पहचान का आग्रह भी नहीं है, और सांसारिक जो द्वंद्व है उसको लेकर भी कोई आग्रह नहीं है। लेकिन मीरा की कविता में ये सब बहुत मुखर रूप से, सघन रूप से मौजूद है। मीरा बार बार ये कहती है, आपको आप स्मरण करें, अपने मेड़ता के होने का उल्लेख करती। मीरा द्वारका चली गई तब भी कह रही है, कण पर छोड़ियो देश, राणा जी, कि मैं तुझे पता नहीं मैंने देश क्यों छोड़ा। इसलिए ये अमर्ष, ये नाराजगी, ये मीरा की कविता में जिस तरह से है, वो उसकी मनुष्य यात्रा का सबसे बड़ा प्रमाण। एक और बात जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसकी कविता में, दो संत कवियत्रियां हैं जिनको आप शायद मित्र जानते हैं सभी। एक है सहजोबाई और एक दयाबाई, कभी जरूर पढ़िए। दोनों संत परंपरा की कवियत्रियां हैं, और दोनों कबीर और दुशेष संतों की रूढ़ साधु भाषा का इस्तेमाल कर रही है। रूढ़ साधु भाषा कहता हूं, वही बिंब, वही प्रतीक। देखिए कबीर भी जो बिंब प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं, सब भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिद्धों नाथों से आई हुई है। वही प्रतीक, वही बिंब, वही पद इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सहजोबाई और दयाबाई भी कमोबेश वही रूढ़ साधु भाषा का इस्तेमाल। संतों आई भाई ज्ञान, मीरा किसी कविता में किसी संत को संबोधित नहीं करती। मीरा हमेशा माँ को संबोधित करेगी, अपनी सखी को संबोधित करेगी, किसी स्त्री को संबोधित करेगी। मीरा ने कभी किसी संत को संबोधित नहीं किया। ये जो रूढ़ साधु भाषा है की नहीं, हमारे सभी संत, आप यदि बाद में सुंदरदास तक आएंगे तब भी रूढ़ साधु भाषा इस्तेमाल होगी।
आप यदि आगे तुकाराम तक जाएंगे, वहां भी एक रूढ़ किस्म की साधु भाषा इस्तेमाल हो रही है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान ये रूढ़ साधु भाषा उत्तर और दक्षिण को एक करने वाली भाषा भी है कमोबेश, महाराष्ट्र तक आप माने तो। लेकिन मीरा की कविता इस रूढ़ साधु भाषा से अलग किस्म की भाषा, उसमें कहीं भी देखिए, उसमें वो भाषा स्त्री लैंगिक भाषा, खास बात है जिसकी और स्त्री विमर्शकार अक्सर मीरा की चर्चा तो करते हैं, लेकिन इस अर्थ में कभी चर्चा नहीं करते कि उसकी भाषा स्त्री लैंगिक भाषा है। अबला कर जोरे बार बार आता है उसके, बार बार इस्तेमाल करती। सारे स्त्री प्रतीक, आप यदि जिस कविता का मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, चालू अगम के देश, तो आप देखिए गागरो, दोवड़ी, स्त्री आभूषण सारे आते हैं उसमें एक एक करके, स्त्री वस्त्र सारे आते हैं एक एक करके। आसपास का जो स्त्री जगत है, आसपास का जो स्त्री परिवेश है, उसका जो मुहावरा है, उसकी जो भाषा है, मीरा कमोबेश वही अपनी कविता में इस्तेमाल कर रही है। एक और बात जो मीरा की कविता के संबंध में थोड़ी सी बातचीत में आपको मीरा एक ऐसे समय में है जिसको हम उसके समाज के बारे में, उसके समय और समाज के बारे में भी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे 10 मिनट आपसे और रूबरू रहना चाहिए। और देखिए ये समय भारत के इतिहास का सबसे अधिक घटनापूर्ण समय है, इस बात को ध्यान में रखें। घटनापूर्ण इस अर्थ में कि बाह्य आक्रमण भी इसी समय सबसे अधिक हुए और अंतर कलह भी इसी समय सबसे अधिक हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि बहादुर शाह, बाबर, ये बाह्य आक्रमणकारी है, लेकिन दूसरे लोग, बहुत सारे लोग, जैसे आप देखिए कि वीरम देव और मालदेव का झगड़ा, मारवाड़ और मेवाड़ का झगड़ा, सबसे अधिक अंतर कलह जो है बूंदी और मेवाड़ का अंतर कलह, ये सारा जो अंतर कलह का समय है वो टर्मोइल जिसको कहते हैं, वो मीरा के समय और समाज में सबसे अधिक। आप मुझे लगे मतलब ये 16वीं से लगाकर 17वीं शताब्दी का जो समय है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का समय है। मीरा को समझते समय यदि आप इस समय को नहीं समझते तो फिर बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं जल्दी से कि मीरा की कविता में जो अवसाद है वो पितृसत्तात्मक अन्याय के कारण है। मीरा का जीवन बहुत घटना संकुल और मोड़ पड़ाव वाला जीवन। आप देखिए कि उसका लालन पालन बहुत आराम से हुआ। दूधा जो उसके दादा थे, देखिए मेड़ता एक राज्य बनाया गया। जोधा ने अपने एक बेटे को बीकानेर दिया और दूधा और सिंहा को उन्होंने दोनों को मिलाकर मेड़ता दिया कि तुम वहां बसा लो। लेकिन मेड़ता कभी भी एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत नहीं पा पाया। उसका कारण ये है कि जोधपुर के शासकों ने कभी उनको वो अवसर ही नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारा जो टर्मोइल पीरियड है, मीरा के पिता का निधन हुआ, बाबर के साथ खानवा के युद्ध में। मीरा के बड़े पिता का निधन भी इसी तरह हुआ। मीरा का विवाह भोजराज के साथ हुआ और भोजराज का निधन हो गया। क्षमा कीजिए, ये समय राणा सांगा का समय सबसे अधिक, राणा सांगा ने सबसे अधिक युद्ध किए, उनका समय सबसे अधिक युद्धों में व्यतीत हुआ। मीरा अंतःपुर में है, जब अंतःपुर में अंतर कलह चल रहा है, अपने बेटों को सत्तारूढ़ करने की राजनीति चल रही है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि मीरा अंतःपुर में भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है।
फिर मीरा के एक देवर रत्न सिंह का निधन हुआ, फिर मीरा के ससुर राणा सांगा का निधन हुआ, मीरा को द्वारका जाना पड़ा। तो मीरा की जीवन यात्रा मुझे लगता है कि बहुत घटनापूर्ण और बहुत ऐसी है जो 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 उसके जीवन में अवसाद और तनाव पैदा करती है। इस बात का ध्यान रखिए। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर यूरोपीय अध्येताओं ने, खासतौर पर यूरोपीय अध्येताओं ने और उनसे प्रभावित भारतीय अध्येताओं ने मीरा के संबंध में, मीरा के समय के संबंध, समाज के संबंध में बहुत गलत धारणाएं बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा की स्मृतियां निर्वासित है, सामंत समाज में मीरा नाम नहीं रखा जाता। मुझे लगता है कि इस संबंध में हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे सदियों से हमारा सबसे नीचे का समाज मीरा को सिर आंखों पर उठाए हुए, मीरा की स्मृति सबसे अधिक हमारे समाज में। इसलिए मीरा का समाज ठहरा हुआ गतानुगतिक समाज हो ऐसा नहीं है, वो बहुत गतिशील और द्वंद्वात्मक समाज है। वो मीरा होने के लिए गुंजाइश भी छोड़ता है, मीरा होने का अवसर भी देता है, और मीरा होने का सम्मान भी करता है, और मीरा होने को संरक्षण भी देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मीरा के समाज के संबंध में। आप यदि मीरा को उस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचेंगे कि आप कभी ये धारणा गलत धारणा है कि आप यदि कभी उदयपुर जाएं और जगदीश मंदिर जाएं तो वहां एक जनश्रुति लगी हुई। कभी कभी हम जनश्रुतियों को खारिज कर देते, वे हमारे सांस्कृतिक व्यवहार का, हमारे समाज के सांस्कृतिक व्यवहार का जरूरी हिस्सा है। आप जनश्रुतियों को समझे बिना भारतीय समाज को समझने का दावा करते हैं तो गलत दावा करते हैं। महाराणा जगत सिंह ने भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा की, उत्तर मध्यकाल की बात बता रहा हूं आप मित्रों से, और जब वो लौट कर आए तो उनको सपना आया। आप अविश्वास, ये इसे अंधविश्वास कहेंगे, हमारा समाज, ये हमारे समाज की सांस्कृतिक भाषा है, वो इसी तरह बात करता है। भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा सपने में कि मैंने मीरा को वचन दिया है मुझे मेवाड़ आना है, इसलिए मेरे लिए मंदिर बनवाओ। तो भगवान महाराणा जगत सिंह ने जगदीश मंदिर बनवाया। मित्रों, मैं अपनी बात, मुझे लगता है कि मुझे समाप्त करनी चाहिए। आप लोगों ने चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें रखी है, और मुझे लगता है कि कभी कभी आपकी जिज्ञासाओं से नई बातें मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा और बात होगी। मीरा को समझने के लिए जिस समाज में आप रहते हैं, इस समाज की जो सांस्कृतिकी है, इस समाज की जो सांस्कृतिक संरचना है, उसको समझे बिना मीरा पर कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल काम। मीरा पर जो आरंभिक सारे निष्कर्ष निकाले गए वो मीरा के समाज के बाहर, उसकी कविता से बाहर निकाले गए। इसलिए आप जब अपने विद्यार्थियों से रूबरू हों तो मीरा को समझने समझाने के लिए सबसे पहले अपनी अंतर्बाधाओं से बाहर आए और उन धारणाओं के प्रतिपक्ष बने जो मीरा के संबंध में चल रही है। धन्यवाद। आप सब मित्रों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और अब मैं मनोज जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं चैट बॉक्स निरंतर नहीं देख पाया हूं, तो चैट बॉक्स में जो चीजें हैं वो बताएं। जी सर, मैं चैट बॉक्स में जो आई बातें उनको क्रमशः आपके सामने रख रहा हूं मैं। जी। अधिकांश सहभागियों ने आपके इस प्रस्तुति की बड़ी प्रशंसा, शुभाशंसा की है और नई दृष्टि का अन्वेषण बताया है। शशि प्रभा मैडम लिख रही हैं, मीरा का पागलपन बस अतिशय भावुकता या भाव प्रवणता का लोक भाषा रूप है, उसका अभिधेयार्थ नहीं, ध्वन्यार्थ ही ग्राह्य है।
देखिए आप ध्वन्यार्थ ले रही हैं, ये आपके स्तर पर है। लोग तो उसका जो अभिधेय अर्थ है वही ले रहे हैं। आप उसकी लोकप्रिय छवियां देखिए सारी की सारी, जो जनसाधारण में प्रचलित है। वहां वो एक भावुक और पगली प्रेम दीवानी के रूप में, मैंने अपनी किताब में किताब की चर्चा की है, प्रेम दीवानी मीरा। किताब है गिरिजा शरण अग्रवाल की। आप किसी बुक स्टॉल पर, मैंने अपनी किताब में उन सब लोकप्रिय माध्यमों का अन्वेषण, उनकी मीमांसा की है जो हमारे समाज में जनसाधारण में उसकी छवि बनाते हैं। रेलवे बुक स्टॉल पर बिकने वाली किताबें, मीरा पर बनी हुई फिल्म, और एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चित्रकथा, अमर चित्रकथा। हमने उनको एनालाइज किया है। तो आप मीरा पगली और प्रेम दीवानी है। आप मतलब वो डूबने जा रही है। अगली सर मेरी केवल जिज्ञासा मात्र है, इसे प्रश्न नहीं समझा जैसा। जो किंवदंतियां जो हैं, जो अनेक कथावाचकों और उनसे सुना है, मीरा में कृष्ण प्रेम उद्भव के बीज कब और कैसे दिखाई पहली बार पड़ते हैं? ये बात देखिए, ऐतिहासिक तथ्य तो ये है कि मीरा के कृष्ण भक्ति के संस्कार पारंपरिक है। जो लोग इतिहास जानते हैं थोड़ा बहुत, मीरा जो राठौड़ों के आदि पुरुष है राजस्थान में, वे हैं राव सिंहा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कन्नौज से द्वारिका की यात्रा कर गए, लौटते समय वो पाली में रह गए। अब आप देखिए, द्वारिका की यात्रा पर गए थे, मीरा भी बाद में द्वारिका गई। आप ये देख, कृष्ण भक्ति के, इसलिए कृष्ण भक्ति मीरा के यहाँ पारंपरिक है, परिवार में संस्कार उसको। आपने ये अच्छा सवाल पूछा। मैं मित्रों से साझा करना चाहता हूँ कि दक्षिण भारतीय कवियत्री है, दोनों के बीच में आंडाल, दोनों के बीच में जो समय का अंतराल है 2-1 हजार वर्ष का है, लेकिन जनश्रुतियां दोनों के संबंध में समान है। कि मीरा के दादा राव दूधा बाहर गए और कह गए कि भगवान को भोग लगाना कृष्ण को। वो भगवान भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे थे, मीरा देख रही थी। वहां भी यही हाल है, आंडाल के यहाँ भी। वहां बाल की कथा है आंडाल के यहाँ। आंडाल भी स्त्री कवियत्री है, बहुत लोकप्रिय कवित्री। हमारी विडंबना यह है भक्ति आंदोलन की कि भक्ति आंदोलन, उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत में, लेकिन हम दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन के बारे में हम उत्तर भारत के लोग कुछ नहीं जानते। आंडाल आंडाल को उसके जो अभिभावक थे वो कह गए कि तुम रोज माला पहनाना भगवान को। अब आंडाल ने कहा कि जो भगवान को माला पहनाई जानी है वो सबसे पहले मैं पहन के देखूंगी। तो उसके कुछ बाल उस माला में आ जाते थे, बालों से ही माला भगवान को पहना देती थी। बाद में जब उसके अभिभावक आए और उन्होंने देखा कि ये तो अपवित्र माला पहना रही है, तो बहुत नाराज हुए, बहुत बुरा बोला कहा आंडाल को। लेकिन जब वो भगवान ने सपने में आके कहा कि मुझे वही माला चाहिए, बालों वाली, तो मुझे लगता है कि ये भक्ति के, कृष्ण भक्ति के संस्कार। वैसे आप जो मेड़ता के राठौड़ है, ये जो चार भुजा का मंदिर है वो राठौड़ों का बनवाया हुआ है, जो चार भुजा मंदिर है। और राठौड़ उनके यहाँ जो चार भुजा विष्णु स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप विष्णु की पूजा पारंपरिक है। इसलिए मीरा ये कृष्ण भक्ति के संस्कार लेकर मेवाड़ में गई, ये पारंपरिक है। और मेवाड़, ये कुछ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कृष्ण भक्ति के संस्कार मेवाड़ शैव भक्त है, एकलिंग जी के पूजक है, लेकिन महाराणा कुंभा सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे। वैष्णव भक्ति भी बराबर रही है मेवाड़ में, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। इसलिए ये पारंपरिक संस्कार कृष्ण भक्ति। आज भी आप पैलेस में जाए तो कृष्ण के 2 मंदिर हैं जान राय जी के, कहीं भी। मुझे लगता है ये सबसे आसान और सुगम भक्ति है, इसलिए उसके संस्कार बहुत पारंपरिक होंगे और वो होते भी है। दूसरी सारी भक्ति के दूसरे सारे स्वरूप कठिन है, कम। कृष्ण भक्ति सबसे
सुगम और आसान है। आप नाथद्वारा मंदिर जाके मान लो सब्जी काट दें, ये भी भक्ति का एक रूप है। बहुत खूबसूरत रूप है। हाँ हाँ, अब जन साधारण तो भक्ति का यही रूप अपनाएगा। मीरा की भक्ति को शास्त्र से संबद्ध करना भी गड़बड़ होगा, मुझे लगता है। भक्ति का मध्यकाल में एक ऐसा रूप प्रचलित हुआ, लोक रूप प्रचलित हुआ, जो शास्त्र से संबंधित तो है, लेकिन शास्त्र के श्रुत रूपों से संबंधित। उसको आप शुद्ध शास्त्र से जोड़ना चाहेंगे, नारदी भक्ति में ले जाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन मीरा को भक्ति के कृष्ण भक्ति के संस्कार बहुत बचपन में। एक जनश्रुति उसके बारे में प्रचलित है कि एक मूर्ति उसको दी गई, मूर्ति के लिए वो अड़ गई। किसी साधु के पास कृष्ण की मूर्ति थी, लेकिन बाद में उस साधु को कृष्ण ने सपने में आके कहा कि तुम मूर्ति दे के आओ, उसको चाहिए। मैं जनश्रुतियों को खारिज नहीं करता। मैंने बहुत मन से, बहुत मनोयोग से मीरा के संबंध में और समाज में जितनी जनश्रुतियां हैं उनको बहुत मनोयोग से पढ़ा है। क्षमा खान मैडम अजमेर से हैं जी। वो जानना चाह रही हैं, जो सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अध्ययन में बात आ गई है, और महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उसके कोई बारे में तुलना नहीं, मत करिए ऐसी तुलना है। मुझे लगता है कि हिंदी में ये भी एक प्रचलन हो गया, हर व्यक्ति एक इकाई होता है। महादेवी की मतलब महादेवी के विरह में मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म की जो दुखवाद है उसका बहुत गहरा प्रभाव है उन पर। मैं ये कहना नहीं चाहिए क्षमा खान मैडम से कि महादेवी अपने जीवन के उत्तरार्ध में जासूसी उपन्यास पढ़ा करती, बहुत थ्रिलर। ये तुलना का कोई आधार नहीं है। आप अंडाल और मीरा में तुलना करें तो समझ में आता है, आप ललदेद और मीरा में तुलना करें तो समझ में आता है। ये हमारे यहाँ हिंदी में ऐसा रिवाज, ऐसा चलन है, ऐसा फैशन भी है। बहुत सारे लोग एक दूसरे की तुलना करते रहते हैं। तो तुलना का कोई औचित्य में मुझे कभी इस तरह की शोध बहुत अच्छे नहीं लगे। बहुत बहुत आभार सर, आपके बड़े ऐतिहासिक, तथ्यात्मक और आपकी अद्भुत व्याख्याओं से हम आज उपकृत हुए। अधिकांश सहभागियों ने आपके व्याख्यान को बहुत अच्छे से, वैसे आंकने की क्षमता तो हमारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें शेयर की हैं सर। और आपको लंबे समय उपरांत आज वर्चुअल रूप में देखने का सौभाग्य मिला। मैं विभाग के साथी डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर को बुलाना चाहता हूँ कि वे आभार व्यक्त करें। डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौड़ सर। जी आजकल आपके साथ है क्या वो? जी हाँ, यही बांसवाड़ा गोविंद कॉलेज में ही। अच्छा, प्रणाम। नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा आयोजित इस ज्ञान गंगा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5वें दिवस आज प्रथम सत्र में हमें प्रोफेसर माधव हाड़ा सर का पाथेय प्राप्त हुआ है। आप मीरा पर मान्यता प्राप्त विद्वान हैं और मीरा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए जिस तरह के व्यक्तित्व की अपेक्षित है, हाड़ा सर का व्यक्तित्व वैसा ही रहा है। नवीन दृष्टि मीरा पर आपने इस क्षेत्र में मीरा को समझने में जो अंतर बाधाएं रही, उन पर समाज में हिंदी साहित्य में व्याप्त भ्रांतियों के साथ ही मीरा की कविता को समझने और मीरा के युग के सापेक्ष उसकी कविता को समझने का दृष्टि हमें दिया। आपका मैं महाविद्यालय परिवार और आयोजन समिति की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, और मैं आगे की प्रक्रिया के लिए